मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ हैं यहाँ पर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। इसके साथ ही संदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले राजन जी, एक चीज़ अब आपसे समझना चाहेंगे कि 17 सालों का निर्वासन झेलने के बाद जिस तरह से तारिक बांग्लादेश पहुंचे हैं, क्या वास्तव में ये वहाँ के लोकतंत्र की एक आस कही जा सकती है या इसमें भी बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं? देखिए आलोक जी, मेरा जो इसका एनालिसिस है बीएनपी का, और मैं काफ़ी बांग्लादेश के जर्नल से भी बात करी और काफ़ी पैनल डिस्कशन भी इसके ऊपर हुआ है। बहुत लेट उतरे हैं ये मैदान में। अब दिसंबर का जो महीना आपका खत्म हो चुका है, जनवरी ही रह गया है, इसके बाद आपके इलेक्शंस हैं। तो इसको मुझे लगता है कि ये किसका वेट कर रहे थे। अभी जो इनके खिलाफ इतने सारे जो मुकदमे थे वो सब कुछ खारिज हो चुके थे, और 1800 महीने से मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, तो किसका वेट कर रहे थे। इनकी एंट्री मुझे लगता है लेट हुई है। दूसरा, चलो अगर इसको एंट्री को भी नज़रअंदाज करें कि भाई अभी इनके पास टाइम बहुत कम है अपनी पार्टी को गैनवलाइज करने के लिए। दूसरा, बीएनपी के अंदर भी काफ़ी फैक्शंस हैं। उनके जो लीडरशिप इशू, जब एक वैक्यूम हो जाता है लीडरशिप का, और खालिदा जिया इंडिस्पोज थी, वो जो उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए वो इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। तो एक लीडरशिप वैक्यूम में बहुत मुश्किल हो जाता है उस पार्टी को इकट्ठा रखना, और ख़ास तौर पे जब इतने सारे फोर्सेस हैं उस पार्टी को तोड़ने के लिए। अब आप इसको देखिए, पूरी कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे होंगे कि इस पार्टी को भी तोड़ा जाए, और इलेक्शन से पहले डिफरेंट तरीके इस्तेमाल होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जो जमात इस्लामी है, इसकी जो रिसर्जेंस हुई है। और आपकी जानकारी के लिए, मोहम्मद यूनुस ने जब से कार्यभार अपना संभाला है, इसने 53 जो लीडर्स थे जमात के जो जेल में थे, और उनके अगेंस्ट बहुत सीरियस चार्जेस थे, और अलकायदा के साथ उनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश थे, वो छोड़ दिए गए हैं। आज वो एक मेन स्ट्रीम में पहुंच चुके हैं। और दूसरा, अभी आपने जो हादी का देखा, जो उसकी आपने किलिंग अपना देखी, और हादी एक इंडिपेंडेंट था, उसकी मास फॉलोइंग थी, तो हादी को भी एलिमिनेट इन लोगों ने करवाया। मोस्ट प्रोबेबली इस पर जमात का ही हाथ है। दूसरा, एक नेशनल सिटीजन पार्टी, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बांग्लादेश में उभर के आ रहा है। अभी एक उसके लीडर को भी मार दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब वो पार्टी भी अपने आप को रिग्रुप कर रही है बांग्लादेश पॉलिटिक्स में। और चौथा, जो अवामी लीग को आपने बैन कर दिया, तो अब जो भी अवामी लीग के वोटर्स हैं, अब कोशिश ये होगी इन लोगों की, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 से 35% जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, वो मानी जाती है कि प्रो अवामी लीग थे वो लोग। तो ये जो आपका वोट बेस है, ये कहाँ पे स्विंग लेगा, कहाँ पे किसकी एक्चुअली तरफ जाएगा, क्या इसको बीएनपी की तरफ जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं इसको मेरी नज़र में, क्योंकि जमात की तरफ एक्चुअली कम ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको देखें, हर एक इलेक्शन जो है वो एक पैसे के साथ लड़ा जाता है। तो आज जिस तरीके की फंडिंग जमात इस्लामी को मिल रही है, और मेरी जानकारी के हिसाब से ऑलमोस्ट 60% जितना भी ये जो फंड है, अगर सारी पार्टीज को भी मिला ले, तो 60% फंड जमात के पास है। इसका मतलब कि आज वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो अपना पैसे से भी वोट अपना खरीद सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब ऐसी देशों में जब इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं बांग्लादेश में, काफ़ी लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो ये इसको पैसे से भी वोट के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और पैसे से क्या होता है कि फिर आप अपनी पब्लिसिटी अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं, पब्लिक रैलीज आप इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और एक पब्लिक सेंटिमेंट। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है
ये जितना भी वोट लेंगे ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे लेंगे, क्योंकि आज जो शेख हसीना के अगेंस्ट जो एक लहर है बांग्लादेश में, और वो भारत के विरुद्ध भी वो लहर है, तो उसको मुझे लगता है कि फिलहाल ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो इसको इलेक्शंस में आने वाले हैं, आप इस जमात को ले लीजिए, बीएनपी को ले लीजिए, और एनसीपी को ले लीजिए, ये सारे वोट को जीतने के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स प्ले करेंगे। हाँ। और भारत के लिए इस कंक्लूडिंग पॉइंट मेरा ये है, भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएनपी, बिकॉज बीएनपी से शायद भारत भाग कर पाएंगे। और बीएनपी जनरली, ये अगर मैं जो इनको तारीख को एनालाइज एक्चुअली करूं, तो ये एक हेजिंग पॉलिटिक्स खेलेंगे। इसका मतलब चाइना के साथ भी रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भी रखें, पाकिस्तान से तो बहुत इनके क्लोज रिश्ते हैं, और तीसरा ये भारत के साथ भी रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज भारत के साथ काफी कुछ स्टेक्स पर है। आपका जो पावर, आपका जनरेशन, वाटर शेयरिंग, और 90% बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर है या लैंड मास है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक डिपेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है भारत के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक न्यू बांग्लादेश का नारा दे रहे हैं, इस तारिक रहमान अगर एक ग्रेटर बांग्लादेश, न्यू बांग्लादेश का नारा अपना दे रहे हैं, तो उसमें भारत को साथ रखना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी फॉलो कर रही है। वो कोई भी पर्सनालिटीज के ऊपर कोई भी कमेंट्स आपने नहीं देखा होगा, हमारे स्पोक्स पर्सन निकाल रहे हैं, और हम बहुत ही एक मेजर्ड चीज से इस इलेक्शन को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इलेक्शन में जीता है भारत को उसके साथ अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसको एक फॉर्मल रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, चाहे बेशक इलेक्शन आपके रिग्ड हो या आपके फ्री और फेयर आपके नहीं है, बिकॉज चांसेस कम ही लगते हैं कि इस इलेक्शन में आपको एक फ्री और फेयर इलेक्शन सामने मिलने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से भूषण जी देखिए तमाम बिंदु यहाँ पर राजन जी ने रखे, जो एक सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है वो भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का है, इसलिए भारत भी बहुत नज़दीक भी है, और भारत के लिए वहाँ लोकतंत्र का बने रहना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। सुरक्षा के लिहाज से, रक्षा के लिहाज से, शांति के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या लोकतंत्र की वापसी अगर बांग्लादेश में समुचित हो जाती है तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, या फिर अगर वहाँ पर लोकतंत्र की ठीक से वापसी नहीं हो पाती है, अगर जिस तरह से जमात इस्लामी के पक्ष में अगर चुनाव चला जाता है तो भारत के लिए कितना खतरनाक है? बेशक बहुत खतरनाक होगा, पर मैं समझता हूं बीएनपी के पास पहले भी अनुभव है सरकार चलाने का, और बल्कि 2001 से 2006 तो इन्होंने जमात इस्लामी के साथ ही सरकार चलाई है। हाँ। तो इनको अनुभव चलाने का है। तो पॉलिटिक्स जो होता है, कोई परफेक्शन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। पॉलिटिक्स होता है आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, जो अवामी लीग के जो कैडर्स हैं जिनको बैन किया गया है, जैसे भारत महाराष्ट्र में देखें, जब शिवसेना टूटी तो टूट के उन्होंने कहीं तो जाना है, बीजेपी में आएंगे, तो कट्टरवादी ताकतों की तरफ, जमात इस्लामी की तरफ वो नहीं जाएंगे। क्यों? देर सवेर डेमोक्रेसी के अंदर, आप यूरोप में भी देख लें, नेदरलैंड्स में देख लें, पाकिस्तान की बात अलग है और डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी में जो कट्टरवादी ताकतें होती हैं वो चल नहीं सकती हैं। वो इसलिए वो चल नहीं सकती, तो अवामी लीग के कैडर्स भी मैक्सिमम बीएनपी के अंदर आएंगे और ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट जरूर लेंगे और जमात इस्लामी को साथ लेके चलेंगे, और चांस ये है कि कुछ सीट शेयरिंग की बात भी हो। बांग्लादेश में 350 सीटें हैं और उसके वहां भी सिस्टम इंडिया वाला है, एफटीएफपी। 350 में से 50 तो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। बड़ी अच्छी बात है, इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, वहां है। और एफटीएफपी बोला तो फर्स्ट पास द पोस्ट, तो ये बात सिस्टम है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात भी हो रही है, वो अभी आई नहीं है, लागू नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका आना और डेमोक्रेसी का बहाल होना, तो ये बहुत अच्छा संकेत है और ये ऐसा होगा ही, और तभी एक स्टेबिलिटी आएगी बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का अभी देखिए, हमारे सारे पड़ोसी, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो,
पाकिस्तान को अलग रखें, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो 3 देश हैं, उन्होंने देख लिया है कि अगर आप भारत से इतना बड़ा देश है, इतना डिपेंडेंस उनका हमारे पे है, अभी रोज कॉटन के पास बांग्लादेश में जाती है, कॉटन की सप्लाई कम हो गई है, पावर कम हो गई है, तो मेडिसिन कम हो गई हैं, रसद चावल कम हो गए हैं, तो वो कैसे चलेगी सरकार? तो बोलते रहेंगे एंटी इंडिया, पर उनको इंडिया के बगैर चल नहीं सकते वो। और 16 करोड़ जो हमारा ट्रेड है, 16 करोड़ ट्रेड बांग्लादेश के साथ है, जिसमें बांग्लादेश तो में 16 बिलियन डॉलर, 1600 करोड़, $2 बिलियन जो है, खाली वही हमको भारत लेता है उनसे। बाकी 14 बिलियन डॉलर हम उनको दे रहे हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, और 30 लैंड पोर्ट्स उनको दे रहे हैं। तो वो लैंड पोर्ट चीन तो नहीं दे सकता ना उनको। तो सवाल ये, देर सवेर उनको समझ आ जाएगी। अब 1.5 साल में खुरापात हुई, जीडीपी डाउन हो गई, उनका पर कैपिटा जीडी हमसे बेटर था। अब उनका आरएमजी रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट होता है, वो लैंड पोर्ट से होता है, और हमारा तो ये सब चल होने के नाते प्रैक्टिकल सेंस क्या है। और ऐसी पार्टी जमात इस्लामी तो रूल नहीं किया है, बीएनपी ने किया है, और तो उनको पता है चलाना कैसे है। तो ठीक है, वैक्यूम रहा है उनका, ठीक है, पर फिर भी वो आएगी पार्टी। और क्यों अवामी लीग के कैडर्स भी बीएनपी में जुड़ेंगे? क्यों? देर सवेर जब वो वापस अवामी लीग दोबारा खड़ी होती है, तो वो लेबल लगा के नहीं निकलेंगे। क्या लेबल? यानी हम तो कट्टरवादियों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, ये आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, और आके शुरू करेंगे। एक ये भी है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है शायद, ऐसा भी लगता है यूनुस के साथ। और ये काफी तकलीफ में रह चुका है बांग्लादेश, अभी 1.5 साल हो गया है। तो अभी कुछ किरण दिखाई दे रही है कि ये सही तरीके से रास्ते चलेगा। तो लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी ही काम आती है गुर्बत को हटाने के लिए, और एक स्टेबिलिटी के लिए, एक पीस के लिए। उन्मादी तौर से सरकारें नहीं चलती हैं, और यूके में रह चुके हैं ये, तो ये कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है कि हाँ ये भी एकदम कट्टरवादी सोच में चले जाएं। तो ऑल इन ऑल ये बहुत मतलब कैरेट भी है, स्टिक भी है इनके ऊपर, इंडिया की तरफ से कैरेट भी है, स्टिक भी है। तो ये ठीक चलेगा, और ये कट्टरवादी रास्तों की तरफ बांग्लादेश को ले जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अच्छी डेवलपमेंट है।